हम आज बीए तृतीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के संबंध में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ किस तरह से अर्थशास्त्र में परिभाषित की जाती हैं, किस तरह से उसका अध्ययन हम करते हैं, क्या उनके बारे में प्रमुख जो उनके अध्याय हैं, उनकी जानकारी हैं, वो किस तरह से हमारे छात्रों को होनी चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। मैं आज के व्याख्यान के लिए छात्रों को ये बताना चाहूँगा कि हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि, ये दो जो प्रमुख हमारे अर्थव्यवस्था की प्रमुख फीचर्स हैं, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, इसके बारे में अक्सर हम बातें करते हैं और हमारे छात्रों ने अक्सर मीडिया में भी देखा होगा कि आर्थिक वृद्धि की, आर्थिक विकास की दरों के बारे में जो हमारे सरकारी विश्लेषण हैं वो आते रहते हैं। परंतु जब हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में आर्थिक विकास क्या है। तो आज का जो हमारा व्याख्यान रहेगा उसके प्रमुख बिंदु मैं आपसे सर्वप्रथम चर्चा करना चाहूँगा। प्रमुख बिंदु हैं, सर्वप्रथम हम जानेंगे उसका परिचय, तत्पश्चात इसकी मीनिंग और इसके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। तत्पश्चात हम करेंगे कि इसमें जो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि है उसके बारे में क्या अप्रोचेस विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं, और प्रमुख रूप से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, मूलभूत जो अंतर है आर्थिक विकास और वृद्धि में वो क्या है। इसके बारे में ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोच, अर्थात जो हमारी आधुनिक दृष्टिकोण अर्थशास्त्रियों का है वो, तथा जो प्राचीन दृष्टिकोण इस विषय में रहा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षेप में इस बारे में बात करेंगे कि इसके हमारी आर्थिक विकास के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं। इस तरह से हम अपने लेक्चर में चलेंगे। तो हम अब बात करते हैं कि आर्थिक विकास से तात्पर्य क्या है। आर्थिक विकास से तात्पर्य प्रमुख रूप से ये है कि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जैसा कि सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में निरंतर हमारी वृद्धि होती रहती है, निरंतर उसका विकास होता रहता है। लेकिन उन विकास को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम ये जानेंगे कि ये अर्थव्यवस्था में होने वाला विकास है और ये वृद्धि के लक्षण है। इसके बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार के मत दिए हैं, लेकिन जो हमारा सर्वप्रथम एक दृष्टिकोण आता है वो ये आता है कि जिस भी देश में अर्थव्यवस्था में लगातार व्यक्तियों की आय में वृद्धि हो रही है तो हम ये मानते हैं कि वो देश विकसित हो रहा है। जबकि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में यदि हम बात करते हैं तो हमें पहले ये प्रश्न हमारे मन में आता है कि वास्तव में क्या हम वृद्धि की बात कर रहे हैं अथवा विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आर्थिक विकास और वृद्धि में मूलभूत अंतर क्या है। तो हम आते हैं पहले पहचानने की हम कोशिश करते हैं कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। सबसे प्रमुख अंतर जो मैं आपको यह बताना चाहूँगा वो ये है कि आर्थिक विकास एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, जबकि आर्थिक वृद्धि एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। अपने बात को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो कि पहले तो मैं अपने विद्यार्थियों को ये शेयर करना चाहूँगा कि जब आप अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो सदैव ये बात अपने दिमाग में रखिए कि जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें अर्थशास्त्र की बारीकी में जाने से पूर्व अपने दैनिक जीवन में विभिन्न जो हम व्यवहार करते हैं, जो कि हमारी आर्थिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। और हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसे पहलू हैं जिनको कि यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखते हैं, तो हमें अर्थशास्त्र स्वतः ही उसके बारे में हमें जानकारी हो जाती है। आर्थिक
विकास और वृद्धि की हम बात कर रहे थे। आर्थिक वृद्धि जो है वो मैंने जैसा बताया कि क्वांटिटेटिव फैक्टर है, अर्थात वो संख्या से संबंधित चीज है, जबकि जो आर्थिक विकास है वो क्वालिटेटिव फैक्टर है, अर्थात गुणों से संबंधित है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो आर्थिक वृद्धि है उसमें केवल आपका जैसे आय में लगातार निरंतर वृद्धि होना, ये सिर्फ वृद्धि हो रही है। जबकि यदि किसी देश में आय में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन उसके निवासी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वहां पर आपके सेवाओं का विस्तार नहीं हो रहा है, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा की सेवा आदि आदि, बैंकिंग सेवा, इस तरह की सेवाओं का यदि विकास नहीं हो रहा है तो वो जो देश है वो आर्थिक रूप से संबद्ध तो हो रहा है लेकिन आर्थिक रूप से विकसित नहीं हो रहा है। इसलिए जब हम दोनों को डिफरेंशिएट करने की बात करेंगे तो हमें एक एग्जाम्पल का और अध्ययन करना होगा यहाँ, जो कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा होता है। वो है कि जैसे कि बच्चा है, जब वो बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है और बड़ा होता है, तो धीरे धीरे उसका दोनों वृद्धि भी होती है, उसकी शारीरिक वृद्धि भी होती है, अर्थात उसका वजन बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका विभिन्न प्रकार का व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो इसको हम कहते हैं वृद्धि हो रही है। लेकिन जब वो समाज से इंटरेक्ट करता है, जब समाज में उठता है, बैठता है, परिवार में रहता है, जब चलना सीखता है, बोलना सीखता है, ऐसे जब वो धीरे धीरे पढ़ना सीखता है, तो ये सारे लक्षण उसके क्वालिटेटिव अर्थात गुणों से संबंधित लक्षण है। तो वो ये बताते हैं कि उसमें आर्थिक उसका विकास भी हो रहा है। तो अब मैं समझता हूं कि हमारे छात्रों को यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि मूलभूत अंतर क्या है। आर्थिक वृद्धि में केवल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आते हैं, जबकि आर्थिक विकास में क्वांटिटेटिव के साथ उसके क्वालिटेटिव फैक्टर भी आते हैं। अब यदि हम किसी देश की बात करते हैं तो उसमें आर्थिक विकास यदि हो रहा है तो हम अच्छा आर्थिक विकास उसी को कहेंगे जिसमें कि लगातार देश में आय की वृद्धि के साथ साथ अन्य सेवाओं का विस्तार भी हो रहा है, जैसे परिवहन सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और आपका शिक्षा से संबंधित सेवाएं आदि आदि, जिससे कि रहन सहन के स्तर में लगातार वृद्धि होगी। इस बारे में हमारी दो अप्रोच हैं। पहली जो एक क्लासिकल अप्रोच है और दूसरी अप्रोच कहलाती है मॉडर्न अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में हमने ये माना था कि यदि किसी देश में जीएनपी का स्तर लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उसका यदि लगातार बढ़ रहा है तो वो देश विकसित हो रहा है। जबकि मॉडर्न अप्रोच हमारी ये कहती है कि जीएनपी के वृद्धि होने के से ये तात्पर्य नहीं है कि वो देश विकसित हो रहा है। जीएनपी में हमें ये भी ध्यान देना होगा कि यदि उस कंट्री की लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और उसमें आर्थिक वृद्धि होने के बावजूद भी वहां रहन सहन का स्तर नहीं बढ़ रहा, वहां के निवासी उस देश की व्यवस्थाओं से परेशान हैं अथवा संतुष्ट नहीं है, तो हम ये कदापि कह नहीं सकते कि वहां आर्थिक विकास हो रहा है। इसलिए जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है उसने ये माना, अर्थात आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि किसी भी देश को यदि हम ये कहते हैं कि वो देश आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है तो यह आवश्यक है कि उसका जीएनपी के साथ साथ उसका रहन सहन का स्तर बढ़े। और ये रहन सहन का स्तर और जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं वो कैसे बढ़ेंगी, जबकि हम उस देश की पर कैपिटा इनकम को निकालेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। पर कैपिटा इनकम अर्थात जो उस देश की जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जो सकल घरेलू उत्पाद उस देश का है, उसको हम उस देश की जनसंख्या से भाग देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यदि सकल घरेलू उत्पाद के कंपैरिजन में उस देश की जनसंख्या कम गति से बढ़ रही है तभी उसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी। यदि जीएनपी का बढ़ने का स्तर पॉपुलेशन के बढ़ने के स्तर से कम है, अर्थात पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है परंतु उस देश की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं बढ़ रही है, तो उसका प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होगा। इससे जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं उनका विस्तार करने के लिए उस सरकार को आवश्यक धन नहीं मिलेगा और यही कारण है कि वो उस देश में
आर्थिक वृद्धि होने के बावजूद भी आर्थिक विकास में बाधाएं आएंगी। जो आर्थिक विकास में आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं उनके बारे में हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारी बात आती है कि जो हमारे विकास के विभिन्न आयाम हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि ये देश अविकसित देश है अथवा विकासशील देश है अथवा ये देश पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, वो विभिन्न आयाम या विभिन्न उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। इसमें सबसे पहला, जैसा कि जो हमने अभी चर्चा करी, एक तो जीएनपी मेथड है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मेथड, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि इस देश में वृद्धि हो रही है। इसके बाद पर कैपिटा मेथड, जिसका कि अभी हमने अध्ययन किया है। इसके बाद एक जो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो आता है आर्थिक कल्याण में वृद्धि होना, अर्थात इकोनॉमिक वेलफेयर उस देश में किस तरह का है। तो ये जो हमारा विकास का पहलू है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि किसी भी देश में विकास के साथ साथ उस देश के निवासियों का रहन सहन का स्तर, उनके कल्याण का स्तर, उनमें हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, उनमें वेलबींग होना, उनमें खुशी होना, उसका विस्तार होना कि हमारा देश का निवासी ये महसूस करे कि हाँ, हम जिस रहन सहन के स्तर को यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, वो वास्तव में साल दर साल उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और हमें जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ जो भी आधुनिक आवश्यकताएं हैं उनकी भी हमारी पूर्ति हो रही है। तो हमारा जो इकोनॉमिक वेलफेयर मेथड है वो ये कहता है कि उस देश के निवासी का हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको आजकल कहा गया है, वो कैसा है। इसके बाद बात आती है कि यदि हम दो देशों के बीच में ये हम देखना चाहेंगे कि उन दो देशों के बीच में दोनों में कौन सा विकसित देश है और कौन सा अविकसित देश है या विकासशील देश है, इसके लिए हम ग्राफ के द्वारा ये जान सकते हैं कि किसी एक टाइम पीरियड के मध्य, अर्थात यदि हम 1990 से लेकर 2010 अर्थात 20 साल के पीरियड में इस बात की हम उसको एनालिसिस कर लें कि किस कंट्री में, दो कंट्री के मध्य किस तरह से उसमें उनका पर कैपिटा इनकम और इस आपका आय में उसमें वृद्धि हुई है, तब हम ये जान सकते हैं दोनों के मध्य कंपेयर करके कि किसमें वृद्धि दर ज्यादा है। तो जिस देश में वृद्धि दर ज्यादा होगी और इकोनॉमिक वेलफेयर भी ज्यादा होगा, वो देश ज्यादा विकसित होगा। उसके बनिस्पत जो दूसरा देश है वो उतना विकसित नहीं होगा। इसके अलावा यदि हम विकसित देशों की बात करते हैं तो विकसित देशों में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो ये होता है कि वे चूंकि पहले से ही विकसित हैं, अर्थात उनकी वृद्धि दर भी अच्छी है, उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी गति से विकसित हो रही है और उनमें उस देश में जो तमाम तरह की आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं वो उसके एक आम नागरिक को वहां पर सुलभ हैं, तो वो देश विकसित देश की श्रेणी में आता है। इस विकसित देशों के सामने विकास के बारे में केवल ये समस्या होती है कि इन विकसित देशों को उस विकास दर को बनाए रखना होता है और साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि उनका उपभोग का स्तर भी बढ़ता रहे, क्योंकि यदि विकसित देशों में भी विकसित होने के उपरांत लगातार उपभोग का स्तर नहीं बढ़ेगा तो एक स्थिति आ जाएगी कि उनके यहाँ प्रोडक्शन की समस्या आ जाएगी और वे फिर जो है वापस आपके वृद्धि दर उनकी निम्न होने लगेगी, अर्थात कम होने लगेगी, जिससे अनेकों तरह की उनके यहाँ समस्याएं पैदा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो आधुनिकतम दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था के बारे में ये इस समय चल रहा है। आप लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न मीडिया के माध्यम से, हमारे छात्रों ने ये पढ़ा होगा कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसकी गणना यूनाइटेड नेशंस के द्वारा करी जाती है, जिसकी यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है हमारे विकास और वृद्धि को मापने का। इसमें सबसे पहला इंडिकेटर जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सृजित किया गया है वो है हेल्थ इंडिकेटर, अर्थात लॉन्जिविटी, अर्थात कोई किसी देश के निवासी की जो आयु की प्रत्याशा, अर्थात उसके जीवन की जो प्रत्याशा है, अर्थात उसके जीने की जो एक
क्षमता है वो कितनी है। जैसा कि आपने देखा होगा किसी देश में कुछ निवासियों के यहाँ जो एक औसत आयु होती है, वो जीने की दर कहीं 75 वर्ष है, तो किसी देश में 62 वर्ष है, तो किसी देश में 54 वर्ष है। इस तरह से विभिन्न देशों में विभिन्न जीवन प्रत्याशाएं हैं, लेकिन जिस देश में जीने की प्रत्याशा सर्वाधिक होगी, अर्थात ये बात स्पष्ट है कि वहां उस देश में आपके हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही इम्प्रूव्ड होंगी, बहुत अच्छी होंगी, सभी आधुनिकतम सुविधाओं से परिपूर्ण होंगी। इसके अलावा है देश में लिटरेसी की दर कैसी है। यदि किसी देश में साक्षरता की दर अच्छी है, वो देश होगा। और ये आपने एक सामान्य रूप से ऑब्जर्व किया होगा कि विकसित देशों में लिटरेसी की दर बहुत ही अधिक होती है। पिछड़े हुए देश हैं, जो बैकवर्ड कंट्री हैं, उनमें साक्षरता की दर, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिससे कि किसी भी देश की विकसित होने की क्षमता को मापा जाता है। इसके बाद आती है रियल जीएनपी, अर्थात वास्तविक जो उस देश की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। जैसा कि हमने पहले चर्चा करी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा की गणना करनी है हमें, अर्थात पॉपुलेशन के साथ हमें ये देखना है कि उस देश की जीएनपी और पॉपुलेशन का क्या रेशो है। अर्थात यदि किसी देश में जीएनपी की वृद्धि दर अधिक है और पॉपुलेशन की कम है, तो वो देश ज्यादा विकसित होगा। अब हम बात करते हैं कि जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के फैक्टर हैं। कुछ फैक्टर हैं इकोनॉमिक फैक्टर और कुछ हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इन फैक्टर्स के आधार पर ही कोई देश विकसित अथवा विकासशील की श्रेणी में आता है। इसमें सर्वप्रथम है नेचुरल रिसोर्सेज। किसी देश में यदि नेचुरल रिसोर्सेज इतनी अधिक मात्रा में होंगे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का विदोहन करके अपनी अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने की क्षमता रखता है यदि देश, तो वो इकोनॉमिक रूप से विकसित देश होगा। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने आपने देखा होगा कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनके यहाँ की अपूर्व जो है आपके खनिज के भंडार हैं। और ये आप जानते हैं कि खनिज हैं, तेल हैं, जैसे कि जितने भी अरब लीग के देश हैं उनमें तेल का, अर्थात जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनका अपार भंडार मौजूद है, जिसके आधार पर उनके यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। सभी तरह की सुविधाओं से परिपूर्ण कंट्री हैं और वहाँ पर उनके वहाँ केवल खनिज और तेल के आधार पर ही उनकी पूरा अर्थव्यवस्था, पूरा देश वहाँ पे चलता है और उनको किसी भी तरह की, उनके निवासियों को कोई गरीबी की कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो विकास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अर्थात यदि किसी देश में नेचुरल रिसोर्सेज का या तो बहुत अधिक विदोहन हो जाएगा, जिससे कि जैसे कि मिनरल मैंने अभी बताया था, मिनरल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसको कि यदि मानव बहुत अधिक विदोहन कर लेगा तो उसका दोबारा जो है प्राकृतिक अवस्था में मौजूद रहना संभव नहीं है, तो इससे उसको विकसित होने में बाधा आएगी। दूसरा है मानव, जिसको हम कहते हैं कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, अर्थात जो आपका ह्यूमन कैपिटल जो है वो देश में किस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। हमारा मानव पूंजी जिसको हम कह रहे हैं वो हमारी पूंजी निर्माण में किस तरह मदद कर रही है, ये दूसरा महत्वपूर्ण घटक है विकसित होने का। अर्थात जिस देश में पूंजी के विकास की दर बहुत अधिक है वो देश वो विकसित देश है, और जिसमें पूंजी के निर्माण के संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ कंट्री ऐसे हैं जिसमें कि हमारा भारत भी है कि वो पूंजी को क्रिएट करना जिसको कहते हैं, अर्थात कैपिटल फॉर्मेशन, उसकी के लिए लगातार प्रयासरत है। जैसे कि ऐसे क्षेत्रों में निवेश करना जिससे कि पूंजी में वृद्धि हो, उस देश को पूंजीगत लाभ मिले, जैसे कि हमारा निर्माण का क्षेत्र है, हमारा सेवाओं का क्षेत्र है। इस तरह के क्षेत्रों में यदि हमारा कोई देश प्रयास कर रहा है, निवेश कर रहा है, तो उससे देश को लंबे समय में, लॉन्ग रन में पूंजी के निर्माण का फायदा होता है और वो विकास की राह पर तेजी से अग्रसर होता है। इसके बाद आती है बात हमारी
क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, उस देश की, जो मैंने अभी ह्यूमन कैपिटल बताया था, उस ह्यूमन कैपिटल के संबंध में उसकी क्वालिटी अर्थात उसकी गुणवत्ता कैसी है। जैसे देश के नागरिकों में ये भावना होगी कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश के लिए उसकी सेवा करनी है, हमें उस देश को निस्वार्थ भाव से आगे प्रगति के पथ पर लेके जाना है, तो वहां के निवासियों में ये भावना होने के फलस्वरूप क्या होगा कि वो देश विकास की राह पर तेजी से अग्रसर होगा। हम सबके सामने जापान देश का जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो हम सबके सामने है। जापान में वहां के निवासी में उस देश के प्रति इतनी देशभक्ति की भावना, कार्य करने की भावना, उसके निवासी में लगन, उसके निवासी में आगे बढ़ने की प्रेरणा अर्थात इंड्यूसमेंट टू प्रोग्रेस इतनी अधिक है कि वो देश की प्रगति का मूल मंत्र यही है। लेकिन हम देखते हैं प्रायः कि कुछ देशों में जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें क्वालिटी नहीं है, अर्थात उनमें काम करने का जज्बा नहीं है। तो इससे क्या होगा कि ऐसे देश के समक्ष विकसित होने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आपने एक अर्थशास्त्र में जिन विद्यार्थियों ने बीए प्रथम और द्वितीय वर्ष में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है वो ये उनको याद आ रहा होगा, आपने एक छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा पूर्व की कक्षाओं में। वो छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी का तात्पर्य है कि जिस देश में रोजगार मान लीजिए पाने वाले व्यक्ति किसी एक सेक्टर में 1 लाख लोग हैं, हम उदाहरण के तौर पे समझना चाह रहे हैं, लेकिन उन 1 लाख लोगों में यदि 30 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो कि ना तो काम करने की इच्छा ज्यादा रखते हैं, ना उस काम करने के प्रति उनमें उतनी लगन है जितनी की उसमें उनसे अपेक्षा की जाती है, तो ऐसे लोगों को आर्थिक रूप से ये माना जाता है कि वे छिपे हुए बेरोजगार हैं, अर्थात रोजगार में होते हुए भी वो बेरोजगारों के जैसे ही बिहेव कर रहे हैं। इससे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विकास के साथ आपको ये भावना जरूरी है कि आप जिस रोजगार में रत हैं उसमें अपना पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं, और इससे क्या होगा कि आपकी अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट आता है। इसके बाद आपकी बात आती है कि कंट्रीज में, विभिन्न कंट्रीज में ये देखा गया है कि उनमें तकनीक का अभाव होता है। जो हमारे पिछड़े हुए देश हैं, जो पूर्ण रूप से विकसित देश नहीं है, उनका मुख्य कारण क्या है पिछड़े होने का? उनमें तकनीक का अभाव है, अर्थात हम समय के साथ नई नई तकनीकों का उपयोग, नई नई टेक्निक्स को अपने यहाँ बढ़ावा देना, नई नई मशीनों को इजाद करना, नए उपकरणों के बारे में सोचना, उनके बाद उनको डिस्कवर करना, उनके इजाद करना, उनको बनाना और अपना प्रोडक्शन बनाना। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं, तो हमें लगातार ये ध्यान रखना होगा कि ये जो अर्थव्यवस्था के विकास की हम बात कर रहे हैं वो सीधे सीधे उत्पादन से जुड़ा है। अर्थात यदि उत्पादन अर्थव्यवस्था का लगातार बढ़ रहा है तब ही वो कंट्री में तमाम तरह की वृद्धि, तमाम तरह के विकास संभव है। जबकि हमारे यहाँ ये देखा गया है, हमारे देश में इस तरह की तकनीक का अभाव है, जिस कारण से हमारा देश और इसी तरह के कुछ विकासशील देश प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ देश ऐसे हैं जो कि विकासशील देश हैं, पिछड़े हुए हैं, वो उनका कारण क्या है? उनका कारण ये है पिछड़े होने का कि वहां पर मार्केट का साइज नहीं है, अर्थात जो वहां का निवासी है वो गरीबी से, भुखमरी से और शिक्षा से, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं न होने से लगातार जूझ रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि वहां उपभोग की उतनी प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाई है। उपभोग की प्रवृत्ति न होने से ऐसे देश, जैसे आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा, गरीबी का दुष्चक्र अर्थात विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में ये देश फंसे रहते हैं। कैसे फंसे रहते हैं इसके बारे में आपको पता है कि पूरा एक गरीबी का दुष्चक्र आपने पढ़ा होगा कि इन देशों में क्या समस्या होती है। पहले तो कम उत्पादन होता है। कम उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि उतनी वहां पर डिमांड नहीं होती।
जिसको कीन्स ने इफेक्टिव डिमांड कहा है, अर्थात प्रभावपूर्ण मांग में इन देशों में कमी होती है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी क्यों होती है? क्योंकि उनके पास मांग करने के लिए इतनी इनकम ही नहीं है, अर्थात आय ही नहीं है। आय नहीं है। अब प्रश्न होता है कि उनके पास आय क्यों नहीं है? आय इसलिए नहीं है, उनके पास प्रमुख रूप से रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि रोजगार ना होने का कारण यह है कि निवेश बहुत कम है ऐसे देशों में। और निवेश कम क्यों है? क्योंकि निवेश की भावना में कमी है। निवेश की भावना में कमी क्यों है? क्योंकि निवेश की जब हम भावना की बात करते हैं तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट जो है वो इसलिए कम है क्योंकि इन देशों में आपका सेविंग रेट अर्थात बचत की भावना कम है। बचत की भावना कम क्यों है? क्योंकि जो अब बात वहीं पर आ गई है कि उनके पास आय ही है। उस आय से वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के ही फिक्र में रहते हैं, और जिससे कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं अर्थात रोटी कपड़ा मकान ही मुश्किल पूरी होती हैं। आपको पता है हमारे देश में आज भी 28% से अधिक लोग, उनका जो जीवन स्तर है वो इतना भी नहीं है कि परिवार को चलाने के लिए प्रतिदिन की आवश्यकताएं होती हैं वो पूरा करने में सक्षम। से हमें ये पता चलता है कि ऐसे देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहने के कारण संपूर्ण मांग नहीं करते हैं, अर्थात प्रभावपूर्ण मांग में कमी होती है। इससे क्या होगा? इन देशों में मार्केट का जो साइज है वो बहुत कम होगा। जब मार्केट का साइज कम होगा तो इसका मतलब जो उस देश में बाजार का विस्तारीकरण है उसकी संभावनाएं बहुत कम है। जब तक बाजार का विस्तार नहीं होगा, जब तक मांग नहीं होगी, जब तक उत्पादन नहीं होगा, तो हम ये समझ सकते हैं देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। इसलिए हमें सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें प्रश्न यहाँ पर बना है वो ये है कि आर्थिक विकास के साथ जो इसके आर्थिक पहलू हैं उसमें कौन सा ऐसा पहलू है जिससे कि एक देश आगे बढ़ता है और एक देश पीछे रह जाता है। इसके अलावा भी जब आप आधुनिक अर्थशास्त्री की बात करते हैं तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ये पाया कि जैसे किसी एक कंपनी को चलाने के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट की, एक अच्छे प्रबंधन की, एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है, तो इसी तरह से हमारे जैसे देश जो कि विकास के पथ पर अभी अग्रसर हैं उन देशों में एक नेतृत्व की और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, अर्थात जो एक संगठन के रूप में जो एक संगठन का व्यवहार होना चाहिए, आकार होना चाहिए, प्रकार होना चाहिए, एक संगठन की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वो संगठन इस तरह से काम करे, अर्थात उस देश के सभी निवासी एक इस तरह के कार्य संस्कृति में अपना काम करें जिससे कि देश हमारा आगे बढ़े, विकास हो। लगातार हम लोग इस बात में प्रयत्नशील रहें कि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल एक ढांचा जिसको कहते हैं, जिसको कि एक सांगठनिक जो ढांचा होता है वो बहुत आवश्यक है, और ऐसे देशों में इसका प्रायः अभाव रहता है। वहां पर एक आम आदमी को एक सामान्य सा कार्य करने के लिए कोई भी एक सामान्य कार्य, यदि हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो मान लीजिए हमारे देश में या जो विकासशील देश हैं या जो पिछड़े हुए देश हैं उनमें प्रायः यह देखा गया है कि सांगठनिक, जिसकी बात कर रहा था मैं, सांगठनिक ढांचा अच्छा ना होने के कारण, वहाँ कार्य संस्कृति अच्छी ना होने के कारण एक छोटे से काम, जैसे आपको राशन कार्ड बनाना है, आपको स्कूल में एडमिशन दिलाना है बच्चे को, या आपको कोई अन्य कार्य अपने दैनिक जीवन का कराना है, उसमें इतना ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता है ढांचागत सुविधाएं ना होने के कारण भी, और ढांचे जो हमारा कार्य का जो एक अपने देशों में या जो हमारे पिछड़े देश हैं इनमें जो हमने ढांचा विकसित कर रखा है उसमें इतनी कमियां हैं कि उसमें एक छोटे से काम में अत्यधिक विलंब होता है, जिससे अनावश्यक रूप से ऐसे देशों में ऊर्जा का ह्रास होता है, एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, हमारा टाइम खराब होता है, और जो टाइम जो हमारा लगता है, जो काम हमारा 1 घंटे का काम है वो मान लीजिए हमारा 10 दिन में होता है, तो उससे क्या होगा कि अनावश्यक रूप से अपव्यय होता है अर्थव्यवस्था में। इसकी वजह से भी हमारे देश उतने विकसित नहीं हो। ये भी एक कारण है कि ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा हमारा कमजोर है। इसके अलावा बात आती है कि इन देशों में वित्तीय स्थिति कैसी है। जो हमारे विकसित देश हैं वो
फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। अमेरिका का एग्जाम्पल, आपका जर्मनी का एग्जाम्पल आप सबके सामने है, इंग्लैंड, जो इस तरह के कंट्री हैं वो सभी विकसित हैं, अर्थात उनका फाइनेंशियली उनका स्ट्रक्चर, जो आपका वित्तीय सुदृढ़ता जिसको कहते हैं, वो उनमें बहुत अधिक है। जबकि जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उनमें फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी होती है और फाइनेंशियली वो इतने मजबूत नहीं होते, जिसकी डेवलपमेंट और आपका उनमें कम रहता है। इसके बाद हमारी बात आती है कि कुछ हम नॉन इकोनॉमिक फैक्टर की चर्चा करते हैं। वो जितना कि हमारे वित्तीय जो अभी बात हो रही थी, वित्तीय घटक जो हमारे थे, जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, जितने महत्वपूर्ण वो हैं किसी भी देश को विकसित करने में अथवा विकासशील रखने में अथवा पिछड़ा बने रहने में, वैसे ही महत्वपूर्ण घटक हैं। कुछ ऐसे घटक हैं जिनको कि हम आर्थिक घटक सीधे सीधे नहीं कहते हैं, लेकिन उनका भी एक अर्थव्यवस्था पे अत्यधिक प्रभाव होता है। इसमें से इकोनॉमिक घटक की हमने चर्चा कर ली है, और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहले है स्टेबल गवर्नमेंट, अर्थात इन देशों में आपकी एक स्थिर सरकार बहुत जरूरी होती है। आपने प्रायः देखा होगा कि जिन देशों में लगातार उन देशों के शासक अपदस्थ किए जाते रहे अथवा वहां राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से लगातार राजनीतिक परिवर्तन होते रहे, उस देश के लीडर अर्थात उसके नेता या उनके सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या उसके मंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जहां जैसी शासन व्यवस्था है, चाहे सैनिक शासन हो, यदि वहां पर लगातार व्यवस्था में परिवर्तन होता रहेगा तो उन व्यवस्था में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वो देश कभी भी प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं पाता, अथवा ये भी संभावना होती है कि वो प्रगति कर रहा है लेकिन जिस गति से उस अपेक्षा है वो उतनी अपेक्षा से वृद्धि दर प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है हमारा आर्थिक घटक ना होकर अनार्थिक घटक हम इसको कह सकते हैं कि एक स्थिर सरकार देश में ना होना, अर्थात स्थिर सरकार होने से देश अच्छी प्रगति करेगा और अस्थिर सरकार होने से देश में प्रगति में बाधाएं आएंगी। अब इसके बाद बात आती है हमारी कि जो हमारे देश का सामाजिक और कल्चरल यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक जो हमारा ढांचा है वो हमारा कैसा है। जिस देश का सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा इस तरह का विकसित हो चुका है कि उनमें प्रगति करने की भावना है, जिसके बारे में मैंने अभी अपने व्याख्यान में इससे पूर्व चर्चा हमने कर ली है कि अर्थात उस देश के निवासी इस तरह से सामाजिक रूप से व्यवहार करते हैं, आपस में इतने सामंजस्य से रहते हैं, आपस में इतनी समरसता से रहते हैं, आपस में इस तरह से व्यवहार करते हैं कि ऐसा महसूस ही नहीं होता कि अलग अलग नागरिक अलग अलग समय पर अलग अलग रूप से व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो एक परिवार के रूप में अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उससे जो है वो देश विकसित होता है। जबकि यदि उनमें लगातार क्लैश होते हैं, लगातार मतों में भिन्नता होती है, मतभेद होते रहते हैं, लड़ाई होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं, तो इसका जो एक प्रभाव है वो विकास पर सीधे सीधे पड़ता है उस देश के। इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी किसी देश में ऐसा भी देखा गया है कि वहां सोशल इक्वालिटी और जस्टिस अर्थात सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता न होने से भी उसके विकास में बाधाएं होती हैं। इससे कैसा होता है, हम यदि अपने भारत देश का एग्जाम्पल लेना चाहें तो सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय इस देश के हर व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त तो किया गया है, परंतु ये महसूस किया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों से। आपने विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में, जैसा कि मैं अपने व्याख्यान में बार बार अपने छात्रों से ये अपील कर रहा हूं कि आपने समाचार पत्र माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इन चीजों का अध्ययन किया होगा। उसका एक कारण ये भी है कि मैं अपने छात्र छात्राओं से ये अपील करना चाहता हूं कि वे निरंतर समाचार पत्र पत्रिकाएं आदि पढ़ा करें, जिससे कि उनको अर्थशास्त्र जैसे विषय का अध्ययन करने में अत्यंत ही मदद मिलेगी। में जो हम सामाजिक इक्वालिटी की बात कर रहे थे, सामाजिक समरसता होने की बात कर रहे थे, सामाजिक समानता की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे,
ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वो निम्न से निम्नतर स्तर पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, अर्थात या उस देश का संपन्नतम व्यक्ति हो, सबसे ज्यादा समृद्ध व्यक्ति हो, उन दोनों के बीच में सामाजिक रूप स्तर नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय की जहां तक बात है, वो भी सभी को समान रूप से सुलभ होना चाहिए। जबकि प्रायः देखा गया है कि जब हम आर्थिक रूप से बहुत अधिक समृद्ध होते हैं तो हमें जो है सोशल स्टेटस जिसको हम बोलते हैं, हमारा जो सामाजिक दायरा है, सामाजिक स्तर है, वो अच्छा माना जाता है, जबकि एक निम्न स्तर वाले का निम्न माना जा रहा है। एक दोनों के बीच में वैमनस्य पैदा होता है, बीच में आर्थिक जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि हमारे अर्थव्यवस्था में हमारे अर्थशास्त्रियों ने सोशल इक्वालिटी के साथ साथ ये भी बात करी है कि सोशल इनइक्वालिटी, अर्थात जो हमारे बीच में विषमताएं हैं उस देश में कम से कम हो। हमारी जो भी आर्थिक नीतियां हैं, जो भी आर्थिक कार्यक्रम हैं, जो हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश में लागू कर के बीच में इस तरह का सामंजस्य हो, इस तरह की उसमें विशेषताएं हों कि जो हमारी आर्थिक विषमताएं हैं वो यदि ज्यादा नहीं हो तो बहुत ज्यादा वो बढ़नी भी नहीं चाहिए। अर्थात यदि बराबर का उसमें स्तर ना हो तो बहुत ज्यादा उनमें अंतर जो है वो कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा कुछ आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अर्थात ऐसे घटक जिनका कि हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं या एक देश की अर्थव्यवस्था पे वो सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं। यदि हम अपने निवासियों की दिमागी स्तर की हम बात करते हैं या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उनमें, जैसा कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, जापान एक ऐसा कंट्री है जिसमें कि वो उसके विकसित होने का मूल मंत्र यही है कि वहाँ के निवासी साइकोलॉजिकली अपने देश से जुड़ाव महसूस करते हैं तो वो देश विकसित है। और जबकि हमारे ऐसे कंट्रीज में चाहे उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वीक होने के कारण, अर्थात सांगठनिक जो ढांचा है वो अच्छा ना होने के कारण या विभिन्न प्रकार की परेशानियां होने के कारण, गरीबी होने के कारण और बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की दर अधिक होने के कारण, जीवन स्तर निम्न होने के कारण विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याएं हम ऐसे देशों को निवासियों को फेस करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, जिसके कारण उनका एक सिस्टम के प्रति एक विरक्ति आ जाती है, एक सिस्टम के प्रति उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, सिस्टम के प्रति उनमें उतने जागरूक नहीं रहते हैं, सिस्टम को वो उतना पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण से कि यदि उनको कोई आर्थिक रूप से अपना एक जो आउटपुट देना भी होता है वो भी वो देने के इच्छुक नहीं रहते। तो ये भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, देश में किस तरह का हमारे यहाँ न्याय की व्यवस्था और किस तरह का उसको मेंटेन रखने की व्यवस्था है, इसका फर्क भी हमारे विकास पर पड़ता है। देश में यदि लगातार कानून और व्यवस्था की स्थिति बार बार बिगड़ती रहेंगी, कानून और व्यवस्था अच्छे से अपना काम नहीं करेंगे, तो ऐसे देशों में अनरेस्ट जिसको कहते हैं उसकी समस्या पैदा हो जाती है। अर्थात उस देश में कानून व्यवस्था बार बार बिगड़ने से भी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बार बार बाजार में बंदी, बार बार कोई हड़ताल करना, किसी भी रूप में जाम करना, और जैसा आपने देखा होगा उससे क्या होगा कि व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विदेशी निवेशक हमारे ऐसे देशों में आना नहीं चाहते हैं, अर्थात पूंजी का निवेश नहीं करना चाहते हैं, जिससे ऐसे देश उतने विकसित नहीं हो पाते।